नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सूबे के राज्य मंत्री विजय कश्यप का मंगलवार रात करीबन 10:15 बजे निधन हो गया। विजय कश्यप का कोरोना संक्रमित होने के बाद 29 अप्रैल से उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत काफी ज्यादा नासाज चल रही थी। वो कई दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। मुजफ्फरनगर के चरथवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कश्यप योगी सरकार में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई थी। आपको बता दें कि यूपी की बीजेपी सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक अपने 5 विधायकों को खो दिया है, जबकि अब तक कुल 8 विधायकों की मौत हो चुकी है। तो वहीं राज्य मंत्री के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी का ट्वीट आप देख पाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि सीएम योगी ने संवेदनाएं व्यक्त करी हैं उनके निधन पर और शोक भी जताया है। इस दौरान ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए कि ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विजय कश्यप जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन निजी अस्पतालों की शिकायतें अभी भी बरकरार हैं। इलाज के नाम पर ज्यादा वसूली और दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब उन्होंने कालाबाजारी में लिप्त मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की प्रोफेशनल डिग्री भी निलंबित करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक में कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित किसी भी जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अगर इन गतिविधियों में किसी मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ की संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी प्रोफेशनल डिग्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आपदा काल में कुछ निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो कालाबाजारी में भी संलिप्त हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते सीएम योगी ने ये अहम फैसला लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आनंद राज जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल्स के लिए, निजी अस्पतालों के लिए अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ये वाकई कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकता है मौजूदा हालातों को देखते हुए। जी पूजा, देखिए देश जिस दौर से गुजर रहा है कोविड-19 के संक्रमण से, आदमी बाहरी युद्ध से तो लड़ सकता है, लेकिन गृह युद्ध जो छिड़ जाती है उससे नहीं लड़ सकता। यानी कालाबाजारी एक गृह युद्ध की तरह है, जिसे सीएम ने खत्म करने के लिए एक विशेष आदेश पारित किया है। इस आदेश में जो लोग इस संलिप्तता पाई जाएगी उनकी डिग्री के साथ एनएसए लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की पहल योगी आदित्यनाथ की कहीं न कहीं कालाबाजारी करने वाले लोगों पर लगाम लगाएगी और आम आदमी के जो जेब पर डाका पड़ रहा है और जो कालाबाजारी की वजह से जिनको सही समय पर वो दवाइयां नहीं मिल पा रही या इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको न्याय मिलेगा। जिनकी मौत हो गई है, साथ ही उन लोगों को एक ये भी संदेश जाएगा कालाबाजारी करने वालों में या आम लोगों में कि इस तरह की चीजें करने से हमें जेल भी हो सकती है। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन योगी सरकार की ये पहल बहुत अच्छी शुरुआत है। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं यूपी सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत पहुंचाई है। जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं भी बने हैं उनको अभियान चलाते हुए कार्ड बनाकर तत्काल राशन दिया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी करते हुए इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद और जिला अधिकारियों को भेज दी गई है। शासनादेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, जिससे उन्हें मुफ्त राशन मिलने का लाभ हो सके। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त का मुफ्त राशन दिया जाएगा।
मुफ्त राशन देने के लिए वित्त विभाग ने खाद्य एवं रसद विभाग को पहले ही अतिरिक्त बजट आवंटित कर दिया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लखनऊ में शिक्षक कर्मचारी संघ ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए इस चुनाव की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि यूपी सरकार के आंकड़े इससे बिल्कुल अलग हैं और आप सुनकर उन आंकड़ों को चौंक भी सकते हैं। मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से महज 3 ही शिक्षकों की मौत हुई है। आप अंतर समझिए, शिक्षक कर्मचारी संघ कह रहा है 1621 मौतें हुई हैं और बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौतें हुई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद का साफ तौर पर कहना है कि निर्वाचन अवधि चुनावी काम में घर से निकलकर आदमी के ट्रेनिंग लेने और चुनाव करा के वापस घर लौटने के दौरान की ही होती है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि इस अवधि में सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे टाला नहीं जा सकता था? इसी तरीके के और भी सवाल हैं और सबसे बड़ी बात जो आपको की स्थिति अभी शिक्षक संघ और सरकार के बीच खड़ी हो जाएगी, वो इसी बात की रहेगी कि संख्या का आंकड़ा बहुत बड़ा गैप है ये। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, जिस तरीके के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि महज 3 ही लोगों की मौत हुई है और वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ ने मुआवजे की मांग कुछ दिनों पहले लेटर लिखते हुए मुख्यमंत्री को की थी। उन्होंने कहा कि 1621 टीचर्स खत्म हुए हैं पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ों का अंतर है, इसको कैसे संतुलित कर पाएगी सरकार या फिर शिक्षक संघ? देखिए, निश्चित रूप से इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के जो आंकड़े हैं, तो उससे इनकी पढ़ाई का जो गणित है, अंकगणित है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लोग पढ़ाई कराते हैं। और जो कि शिक्षक संघ अभी से नहीं, शुरुआत से इस बात का विरोध कर रहा था और पहले चरण में ही शिक्षक संघ और शिक्षक कर्मचारी संघ ने आंकड़े पेश करना शुरू कर दिए। शुरू में उन्होंने 350, फिर 650 और लगातार जैसे जैसे चरण बढ़ते गए मृतक शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई। और जाहिर सी बात है, जो बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि जो चुनाव ड्यूटी दौरान जो डेथ होगी, अरे ये जो मर्ज है, उस मर्ज के बारे में क्या शिक्षा परिषद को मालूम नहीं है? ये मर्ज आज अगर होगा तो 3 दिन बाद उसके असर दिखाई देते हैं। तो 3 दिन बाद अगर असर होते हैं तो निश्चित रूप से मौत भी बाद में होगी, तुरंत नहीं हो जाएगी। चुनाव कराते वोट डालते वक्त नहीं होगी। ये शिक्षा परिषद का बड़ा ही हास्यास्पद आंकड़ा है और दलील है। निश्चित रूप से सरकार को इसमें एक बार फिर सोचना चाहिए और अगर उनको उनकी शिक्षक संघ की बात पर विश्वास नहीं है तो कम से कम इसकी दोबारा जांच कराए, दोबारा जिलों से आंकड़े मंगाए जाए और पता किया जाए कितने लोग, कितने शिक्षक संक्रमित होकर मरे हैं, कितने शिक्षक अन्य घटनाओं मरे। अगर चुनाव ड्यूटी में कोई गया है, वहां से आने के बाद अगर उसकी मौत, उसकी बीमारी से होती है तो निश्चित रूप से इसको जोड़ा जाएगा। इसी बात को लेकर शिक्षक संघ लगातार आंदोलन की तैयारी कर रहा है और अगर अभी उस माध्यमिक शिक्षक परिषद, बेसिक शिक्षक परिषद ने इस बात को नहीं माना तो आंदोलन शुरू हो सकता है निश्चित रूप से। जी पूजा, आंदोलन शुरू हो सकता है अनिल जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने फॉर्मेट जो है, माफ कीजिएगा, क्राइटेरिया अलग सेट कर रखा है कि ड्यूटी के दौरान जो लोग खत्म हुए बस उन्हीं की डेथ को जो है वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा देखिए, लक्षण दिखने में ही सिर्फ 5 दिन का समय लग जाता है और ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब वापस घर लौटते हैं तभी तक के मौतों को माना जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, सरकार के बीच में भी और शिक्षक संघ के बीच में। इसके बीच संतुलन बैठाना पड़ेगा क्योंकि 1621 का आंकड़ा और 3, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए पूजा, से वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद घटना है ये शिक्षा परिषद किस तरीके से इसको ले रहा है, उसको क्या पता नहीं है कि किस संक्रमण कैसे होता है, ये किस आधार पर इस फार्मूला बनाया गया है। इस फार्मूले को गठन करने वाले अधिकारी को क्या इस स्वास्थ्य विभाग से क्या कभी उन्होंने इस संबंध में कोई संचार नहीं व्यवस्था की थी? अगर पहले से इस बार बात कर ली होती तो ये व्यवस्था ना होती। तो निश्चित उनको इस रोग से पीड़ित होने वाले लोगों के और पीड़ित होने के बाद इन आंकड़ों के बाद अनिल जी, इन आंकड़ों के बाद कहीं ना कहीं उन
उन तमाम विपक्षियों को भी मौका बैठे बिठाए मिला है जो लगातार आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं कि आंकड़ों का खेल किया जाता है, आप आंकड़ों को दाएं बाएं करके दिखा रहे हैं, आंकड़ों के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। उन विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। ये मुद्दा निश्चित रूप से पहले भी प्रियंका ने उठाया था। प्रियंका ने ट्वीट किया था कि इस प्रकार के शिक्षक मर रहे हैं और सरकार उनकी मदद करने के आगे आए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा था कि ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन शिक्षक कर्मचारियों को मदद करेगी। अब वही हाल साफ नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इसमें हमला हो चुकी है। अब आप अपना वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से शिक्षक संघ, शिक्षक कर्मचारी संघ और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ हमलावर हो सकता है अगर सरकार ने अपने इस संख्या दिखाई है और अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक राज्य में 32 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की पहली लहर में प्रदेश के 54 चिकित्सकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब दूसरी लहर में अभी तक 32 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। और यह आंकड़ा आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय ने बताया कि अधिकतर डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे, जबकि कुछ वरिष्ठ डॉक्टर अपने घर पर संक्रमण की चपेट में आए थे। डॉक्टर राय के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक कुल 244 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तेजी से बढ़ते संक्रमण के खिलाफ बड़ी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूले को लागू किया है, जिसका व्यापक असर भी नजर आता है। प्रदेश में बीते 18 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केसेस मिलने में काफी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 8,737 नए मामले सामने आए, जबकि 255 लोगों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। आज की अगर रिकवरी दर की बात की जाए तो 90.60% रही है। पिछले 24 घंटों में 23,045 संक्रमित व्यक्ति उपचार से ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर लौटे हैं। वहीं यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक अपलोड करने की समयावधि को बढ़ा दिया है। अब स्कूलों के प्रधानाचार्य 20 मई की शाम तक नंबर अपलोड कर सकते हैं। सोमवार को सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रदेश भर में 26,000 से ज्यादा स्कूलों को मंगलवार शाम तक प्राप्तांक और पूर्णांक अपलोड करने के निर्देश दिए थे। हालांकि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर अंक अपलोड करने के लिए लिंक मंगलवार सुबह उपलब्ध करा सका है। आदेश के बाद सोमवार देर रात तक स्कूल संचालक और साइबर कैफे वाले अंक अपलोड करने को लेकर परेशान होते रहे। इस पर स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालने पर मैसेज आ रहा था कि ओटीपी स्कूल के मेल पर भेज दिया गया है, जबकि स्कूल के मेल एड्रेस पर ओटीपी पहुंचा ही नहीं। अंत में अंक अपलोड करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय और दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की नेता अनुराधा मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के साथ असंवेदनशीलता दिखाई है, गलत आंकड़े दे रही है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाया है और कहा कि मृतकों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़े गलत देने से इस खेल को तत्काल बंद किया जाए। तो वहीं कातिल कोरोना का मददगार कातिल है ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस के मामले राजधानी में अब सामने आने लगे हैं। राजधानी में ब्लैक फंगस का कहर तेज हो गया है। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में 18 घंटे में 4 मरीजों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई। लखनऊ में अब तक 55 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक मंगलवार को ब्लैक फंगस पीड़ित 3 मरीजों की उनको भर्ती किया गया था, माफ कीजिएगा।
तो वहीं 4 मरीजों के ऑपरेशन किए गए, जबकि ब्लैक फंगस को हरा चुके एक मरीज को डिस्चार्ज तक किया गया है। वहीं महाराष्ट्र और अन्य पश्चिमी तटीय इलाकों में कहर ढा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से आने वाले दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि चक्रवाती तूफान ताउते का असर जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा और कल से नजर आ भी रहा है। इसके परिणाम बुधवार यानी कि आज राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं। कल से बारिश हो रही है और आज और भी असर दिख सकता है। तो वहीं तूफान का असर यूपी से उड़ने वाली विमान सेवाओं पर भी नजर आया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार को अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाला विमान बीच रास्ते से लौटा है। चित्रकूट परिक्षेत्र में पहुंचने के बाद पायलट को पता चला कि अहमदाबाद में फिलहाल उतरने की स्थिति नहीं बनी हुई है। इसके बाद वहीं से विमान को वापस वाराणसी लाकर उतारा गया है। तो आपको बता दें, तेज हवा और धूल भरी आंधी का दौर देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ताउते का असर नजर आएगा। हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, साथ में अभिनव हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, आनंद राज प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हैदर, आपका रुख करेंगे। गाजियाबाद में हालात कैसे बने हुए हैं? और जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, कुछ हवाएं तो चल रही हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले से जब गर्मी की मार लोग बहुत झेल रहे थे, लेकिन जब ताउते तूफान की वजह से यहाँ भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के अंदर लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो धूल भरी आंधी है। जो लॉकडाउन में लोग बहुत गर्मी से तड़पते हैं, वो कहीं ना कहीं राहत भी पा रहे हैं बारिश को देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बारिश हो सकती है, तो जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं उनको खासकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद में जहां तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी में पानी भर जाता है, तो वहां भी परेशानी का सामना देखने को मिल सकता है। ठीक है, लोगों को परेशानी हो सकती है, इसके लिए सरकार की तरफ से तैयारियां होनी चाहिए। चलिए, आनंद राज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आनंद, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्या आंधी पानी का दौर चल रहा है क्या? देखिए, प्रयागराज में भी अलर्ट है। 18, 19, 20 को बारिश की संभावना है। 30 से 40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। यहाँ पर कल से ही बारिश बनी हुई है, बारिश लगातार हो रही है। हालांकि यहाँ बहुत गर्मी उमस वाली, लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन आंधी और तेज बारिश की बातें सुनकर लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि वो बाहर निकलकर कुछ सामान खरीदना चाहते थे, लेकिन इस बारिश की वजह से वो सामान नहीं खरीद सकते। जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, उसको लेकर लोगों में थोड़ी सी दहशत है। लेकिन बारिश हो जाने से लोगों को इसलिए राहत मिल गई है कि यहाँ पर उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, इससे थोड़ी सी राहत है। और कल रात से बारिश हो रही है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं अभी भी हो रही है। जी पूजा। ठीक है, मैं आपका रुख दोबारा से करती हूँ। आनंद, कानपुर का रुख कर लेते हैं। अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, कानपुर की कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि आपके पीछे मुझे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हिलती हुई नजर आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है मौसम सुहावना है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने एक अंदेशा करा था कि उत्तर प्रदेश में भी ताउते तूफान का असर हो सकता है, तो वहीं आपको बता दूं कि कल सुबह से ही यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों के माथे पर पसीना भी छोड़ रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी हुई है और तरबूज की फसल भी खड़ी हुई है। बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ तरबूज की फसल को भी नुकसान हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसके साथ ही अगर तेज बारिश होती है तो गंगा के किनारे जो शव दफनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके भी उतराने की या बाहर आने की संभावना है, जो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाने की भी और इशारा कर रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन को अब और अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है अभिनव कि गंगा के किनारे जो शव दफनाए गए हैं उनके लिए इंतजामात बेहतर होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ताउते तूफान की आहट सूबे में भी देखने को मिलेगी, लेकिन सूबे के लिए सुखद संकेत लेकर आ सकता है। तो कई जिलों में हो सकती है बारिश, कई जिलों में धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं। ताउते तूफान का असर देखने को मिल सकता है सूबे में भी। 2 दिनों तक ताउते का असर नजर आएगा।
तो वहीं चित्रकूट के जेल में 14 मई को हुए गैंग वॉर और पुलिस एनकाउंटर में 3 लोगों की मौत के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेहद सख्त हो गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करी है। एनएचआरसी के इस कदम से अधिकारियों में खलबली भी मच गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही 7 पुलिसकर्मियों की एमएलसी सहित 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब करी है। आयोग ने रिपोर्ट में पूछा कि जब कैदी ने जेल कर्मियों से कथित तौर पर पिस्टल छीनकर 2 अन्य कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद जेल स्टाफ और पुलिस की फायरिंग में वो भी मारा गया, ये कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे? आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से 10 हफ्ते में ये रिपोर्ट तलब करी है। तो लगातार सवाल पूरे प्रकरण को लेकर के खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरीके की भी जानकारी सामने आई थी कि अंशु को जो पिस्टल मुहैया हुई है वो जो है खाकीधारी पुलिसकर्मी ने ही ला करके मुहैया कराई थी। अब ये जांच का विषय है और जांच में देखना भी होगा कि आखिरकार क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। वक्त यहां पर फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल